वेलकम टू इंडिया एंड द वर्ल्ड में। आप गलती से यहाँ आए हैं पर गलत जगह नहीं आए हैं। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। मैं देर न करते हुए आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके बजट पर असर डालती है। आपने देखा होगा कि आपकी तनख्वाह सेम ही रहती है, बट उस तनख्वाह में कम से कम चीज़ें आती रहती हैं। आपके बजट में कम से कम चीज़ें समाते रहती हैं। कारण महंगाई। महंगाई का वैसे तो बहुत बड़ा भाग सरकारों की वजह से होता है, बट एक ऐसा भाग भी है जो दूसरे देशों से यहाँ पे आता है। आज हम उसी भाग के बारे में बात करेंगे। आज हम डॉलर के बारे में बात करेंगे। पर जब बात हो ही रही है तो ये बात भी करनी ज़रूरी है कि आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका हक बनता है कि आप 4 गालियाँ दीजिए और अनसब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए बात करते हैं डॉलर की। आपकी करेंसी जो है ना, वो एक्चुअल में आपकी करेंसी है ही नहीं। रुपए जो है वो आपका है ही नहीं। आपके पास अगर मुनाफा है तो वो मुनाफा भी आपका नहीं है। आपका जो बैंक खाता है जिसमें आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, वो तो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो महंगाई आपकी जेब काट रही है ना, वो भी दरअसल पूरी तरह आपके देश में पैदा नहीं हुई है। बहुत से लोग हैं जो आज भी यही सोचते हैं कि जो करेंसी है, जो रुपए है, उसके पीछे सोना है, यानी कि वो सोने से जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि ऐसा पहले हुआ करता था, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। पर आज सच्चाई ये है कि ये जो करेंसी है ना, वो फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी यानी एक ऐसी करेंसी जिसका वास्तविक आधार ही नहीं है, जिसे सरकारें केवल अपने वादे और भरोसे के दम पे चलाती हैं। और वैसे नोट में लिखे वादे की क्या कीमत है, ये तो आपने नोटबंदी में देख ही ली होगी। सिंपल सी बात है, न इसके पीछे कोई सोना है ना चांदी है, सिर्फ एक वादा है और इसी वादे का मूल्य है। और बात रही महंगाई की, तो वो भी ज़्यादातर इम्पोर्टेड है। जी हाँ, इन्फ्लेशन जो है बहुत हद तक इम्पोर्टेड है, जो आपके देश की नीतियों से नहीं बल्कि उन देशों से आता है जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी को कंट्रोल करते हैं। ऑयल, फूड, कमोडिटीज, जब ये सारी चीज़ें डॉलरों में खरीदी जाती हैं और उस डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव होता है, तो उसका सीधा असर आपके देश की महंगाई पर पड़ता है, आपकी जेब पर पड़ता है, आपके घर के राशन पर पड़ता है। तो अगली बार जब आप अपने बैंक अकाउंट में कोई रकम देखें ना, या किसी चीज़ की कीमत अचानक बढ़ते हुए देखें, तो समझ जाइए आपने सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कीमत चुकाई है। एक समय ऐसा भी था जब लोग कहते थे कि इस दुनिया में जो भी कुछ बुरा है ना, उसकी जड़ें सिर्फ एक जगह मिलेंगी, ब्रिटेन में। कॉल इट कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, या फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। वैसे डिवाइड तो वो इतना अच्छा करके गए हैं कि आज हम अपने मन से डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को। उस समय ऐसा था कि हर जुल्म के पीछे ब्रिटिश क्राउन का साया हुआ करता था। पूरी दुनिया उन्हें ही दोष देती थी और शायद ये सही भी था। फिर वक्त बदला। ब्रिटिश मास्टर्स जो हैं वो दुनिया से जाते रहे और एक नया मास्टर आया, अंकल सैम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब लोग कहते हैं जो कुछ भी बुरा है, जो भी झूठ है, जो भी युद्ध है, जो भी जहर है, वो सब आजकल अमेरिका से एक्सपोर्ट किया जाता है। सिंपल सी बात है, जहर की फैक्ट्री तो अभी भी वही है, बस मालिक चेंज हो गया है। और आपकी, हमारी, हम सब की ये आदत बन गई है कि हम ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है और हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। पर अंदर ही अंदर आपको भी समझ में आता है, हमें भी समझ में आता है कि हमारी जिंदगी कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? आज भी हम उसी बुराई की फैक्ट्री से बना हुआ माल खा रहे हैं। पहले क्राउन था, अब एम्पायर है, बस चेहरा नया है, नीयत तो अभी भी वही है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि डॉलर ने दुनिया को कैसे अपने कंट्रोल में लिया, तो आपको डॉलर को समझना पड़ेगा। बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, पर हमारी ये सोच है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं है, कोई सुपर पावर अब हम पे राज नहीं करती। पर सच ये है कि सुपर पावर आज भी मौजूद है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस सुपर पावर की एक और सुपर पावर है जिसको हम डॉलर के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, पर इसका एक्चुअल में मतलब क्या है और इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये डॉलर दुनिया की महंगाई को खींच कर अमेरिका में सस्ती चीज़ें बनाता है, कैसे ये डॉलर इन्फ्लेशन को अमेरिका से निकाल के दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। पर यह कहानी शुरू से शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से। ये कहानी शुरू होती है अमेरिकन सिविल वॉर से, क्योंकि आज का जो डॉलर है ना, जिसे कभी ग्रीनबैक कहा जाता था, वो इसी सिविल वॉर में जन्मा था। ग्रीनबैक यानी वो करेंसी जो यूनियन की तरफ से जारी हुई थी। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान अमेरिका 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यूनियन और साउथ। तो यूनियन सरकार को अपने युद्ध के खर्चे पूरे करने थे, तो उन्होंने बिना किसी सोने के बैकअप के नोट छाप दिए, और वही नोट जो है वो ग्रीनबैक कहलाए।
ये बात अलग है कि वॉर खत्म होने के बाद वापस से उन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड से जोड़ दिया गया। आज आप जो कहते हैं ना कि मनी इज ग्रीन, मनी इज पावर, हरी पत्ती वगैरह, ये सब उसी ग्रीन बैग की वजह से आया है। क्योंकि आपने तो अपने नोट ज़्यादा हरे देखे नहीं है, फिर भी इसको हरी पत्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्रीन बैग से इसका नाम जन्मा। इन सब का कनेक्शन है उसी पुराने ग्रीन बैग से। वो डॉलर जो आपके देश की अर्थव्यवस्था को घुमा रहा है वो भी यहीं से आया। उस डॉलर की जड़ें एक खून से लथपथ सिविल वॉर में पाई जाती हैं। और उसी दौर में अमेरिका ने फेडरल इनकम टैक्स भी लगाया था पहली बार। उससे पहले अमेरिकी नागरिक पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता था। और अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी इंसान पे इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि सेकेंडरी टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, इंपोर्ट टैक्स और दुनिया भर के सर्विस चार्जेस इतने होते हैं कि सरकार उनसे इनफ पैसा कमा सकती है। इनकम टैक्स लोगों की मेहनत पे सीधी सीधी चोरी है। मेरा ये एक सिर्फ विचार है, ठीक है ना। पर इसको साइड लाइन में रख दीजिए और हम वापस डॉलर पे चलते हैं। तो ये कहानी डॉलर की असली शुरुआत की, जहां एक युद्ध से पैदा हुआ नोट आज बन चुका है पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाला हथियार। और कहानी अभी खत्म नहीं होती, ये बस शुरुआत है। चलो एक बार फिर से ग्रीन बैग पर लौटते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डॉलर की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है और डॉलर से ही जुड़ी हुई इनकम टैक्स की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। आपको याद रखना चाहिए कि सिविल वॉर के कुछ सालों के बाद अमेरिका ने इनकम टैक्स लेना वापस से बंद कर दिया, लेकिन फिर 1913 में उन्होंने इनकम टैक्स को परमानेंट बना दिया। आप आगे चल के देखेंगे कि ये सारे तार एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, युद्ध के समय टैक्स लगाया गया, युद्ध खत्म हुआ तो टैक्स को हटा दिया गया। कारण युद्ध टैक्स को एक इमरजेंसी स्टेप माना गया था और बाद में जब इस टैक्स को परमानेंट कर दिया गया, इसका मतलब इनकम टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन गया। और डॉलर जो कि एक वॉर करेंसी के रूप में शुरू हुआ था, अब बनने जा रहा था पूरी दुनिया का केंद्र। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे वो ग्रीनबैक डॉलर बना, कैसे डॉलर दुनिया को डोमिनेट करने लगा और आगे चल के यही जो डॉलर था ना, वो पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बना। ये बात भी आपको समझनी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भले ही अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, पर डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं था। उस वक्त रिजर्व करेंसी कुछ और थी। ज्यादातर माध्यमों से हमें पता चलता है कि या तो पाउंड, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड या फिर गोल्ड को दुनिया की रिजर्व करेंसी माना जाता था। और ज्यादातर लोग तो सिर्फ गोल्ड को ही रिजर्व करेंसी मानते थे, यानी कि दो देश एक दूसरे से व्यापार करते थे तो सोना या चांदी के रूप में एक्सचेंज करते थे, ठीक है ना। गोल्ड ही वो चीज थी जिसके दम पर दुनिया में करेंसीज की असली कीमत तय होती थी। और उस समय तक ना अमेरिकन जो डॉलर है वो गोल्ड बैक था, यानी आपके पास डॉलर है तो आप उस डॉलर के बदले में गोल्ड ले सकते थे, और अगर आपके पास गोल्ड है तो उस गोल्ड के बदले में डॉलर ले सकते थे। सीधा साफ सिस्टम था, क्योंकि डॉलर गोल्ड से जुड़ा हुआ था, डॉलर गोल्ड बैक था। फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और यह वक्त था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वक्त। इस युद्ध ने ना सिर्फ देश बदले बल्कि इसने करेंसी सिस्टम भी बदल के रख दिया। बेवकूफों को लगता है कि पावर जो है वो बंदूकों से आती है, तो असली पावर ना करेंसी से आती है। और ये जो डॉलर है ना, वो कागज का एक सिर्फ टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया पे कब्जा किया जाता है, जिसके दम पे साम्राज्य खड़ा किया जाता है। ये बात तो आप मोस्टली जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अमेरिका ने यूरोप के कई देशों की आर्थिक मदद की, बहुत सारे लोन दिए, बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। लेकिन ये सहायता जो थी ना, वो एक ट्रेड ऑफ थी। बात बहुत सिंपल थी। अमेरिका का कहना था कि हम तुम्हें डॉलर देंगे, तुम अपना गोल्ड दे दो। यूरोपीय देशों के पास और कोई चारा भी नहीं था। युद्ध ने उनकी अर्थव्यवस्था को वैसे भी तहस नहस कर दिया था। पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझनी होगी, जब यूरोपीय देश अपना गोल्ड रिजर्व अमेरिका भेज रहे थे ना, तो वहाँ के लोगों का विरोध जो है, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ के लोग विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सेफ कीपिंग के लिए भेज रहे हैं। जबकि सच ये था कि अमेरिका जो लोन दे रहा था उसके बदले में ये गोल्ड पलायन कर रहा था यूरोप से अमेरिका। कुछ देशों ने तो अपने गोल्ड रिजर्व खुद अपने हाथों से अमेरिका भेजे, कुछ देशों के लिए अमेरिका ने अपनी गाड़ियां भेज दी। सिर्फ इसीलिए कई लोगों ने सिर्फ यही दावा किया कि गोल्ड इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गोल्ड सेफ नहीं है। पर धीरे धीरे गोल्ड के चक्कर में यूरोपीय देशों ने अपना पावर भी अमेरिका को भेज दिया। देखिए, लोन जो है वो दो हिस्सों में दिए गए थे। पहला तो लैंड लीज एक्ट जो था, वो वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तब उसके तहत लोन दिए गए, और दूसरे बड़े लोन मार्शल प्लान के लिए दिए गए जब यूरोप को फिर से खड़ा करना था। दोनों ही बार यूरोप को मजबूर किया गया कि वो अपना गोल्ड अमेरिका में ट्रांसफर करे। सच तो यह है कि कुछ यूरोपीय नेताओं के मन में एक भोली भाली उम्मीद तो रही होगी कि हम अभी तो डॉलर लेकर गोल्ड गिरवी रख देते हैं, पर बाद में जब सब ठीक होगा तो डॉलर वापस लेकर
डॉलर वापस देकर गोल्ड ले लेंगे। और उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि वो जिस एम्पायर से डील कर रहे हैं ना, वो एम्पायर डॉलर के जरिए रूल करना चाहता है और यूरोपीय देशों को उसका गोल्ड वापस देना उनके प्लान में है ही नहीं। खैर, युद्ध तो जैसे तैसे खत्म हो गया, पर डॉलर का साम्राज्य शुरू हो गया। पर धीरे धीरे जो युद्ध में जो देश शामिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो धीरे धीरे युद्ध से उभरने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के लगभग 18 साल बाद फ्रांस के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो अपना गोल्ड वापस ले सकता था। तो उन्होंने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया भाई अपना गोल्ड वापस लेने का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नेवी शिप जो हैं वो अमेरिका की धरती पर भेज दिए, साथ में डॉलर से भरा टैंकर भेज दिया कि भाई ये रहा आपका डॉलर, हमारा गोल्ड हमें वापस दे दीजिए। देखिए, उस वक्त तो अमेरिका को अपना वादा निभाना पड़ा, क्योंकि डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था। इसीलिए डॉलर देने पर गोल्ड उनको देना ही पड़ा। डॉलर रखकर फ्रांस को उसका गोल्ड देना पड़ा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, हमेशा से ऐसा नहीं होने वाला था। देखिए, फ्रांस को देखकर दुनिया के दूसरे देशों के दिल में भी यह ख्याल जागे कि क्यों ना भाई गोल्ड वापस ले लिया जाए और अमेरिका का डॉलर अमेरिका को दे दिया जाए। उन्होंने भी ये सोचा ना कि जब फ्रांस अपना गोल्ड ले सकता है तो हम क्यों नहीं। अब हर कोई इस जद्दोजहद में जुट गया कि कैसे डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचा जाए और बदले में अपना गोल्ड लिया जाए। और इसी चक्कर में अमेरिका के जो गोल्ड वॉल्ट थे ना, वो खाली होने लगे। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? गोल्ड कम होने लगा। इसका मतलब कम गोल्ड का मतलब कम डॉलर, क्योंकि उस समय डॉलर तभी छप सकता था जब उसके पीछे गोल्ड हो। और जब गोल्ड कम होने लगा तो डॉलर की सप्लाई भी कमजोर होने लगी और अमेरिका की इकोनॉमी, जो कि डॉलर की प्रिंटिंग पे ही चल रही थी, उस पे इस सब से फर्क पड़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है डॉलर के सामने अपने घुटने टेक रही है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरे देशों के गिरवी रखे गोल्ड को वापस देने के अलावा भी डॉलर पे एक बड़ा बोझ था, और ये बोझ आ रहा था मिडिल ईस्ट के देशों से। ये बोझ था ऑयल का बोझ, क्योंकि उस समय सऊदी अरेबिया और दुनिया के दूसरे तेल उत्पादक देशों ने ये ऐलान कर रखा था कि जब भी वो तेल बेचेंगे तो उसके बदले में उसकी कीमत जो है गोल्ड में लेंगे। अब आपको सोचना होगा कि गोल्ड रिजर्व तो पहले ही कम हो रहे थे, पर ऑयल की लगातार मांग बढ़ने से गोल्ड के जो रिजर्व है वो और भी ज्यादा तेजी से कम होने लगे और अमेरिका की इकोनॉमी की जो नींव है ना वो हिलने लगी। देखिए, गोल्ड वापस लेने की शुरुआत फ्रांस ने की थी, पर उसके 4-5-6 सालों बाद ही अमेरिका ने दुनिया को साफ कह दिया कि हम अब किसी को भी गोल्ड नहीं देंगे। और कोई कुछ कह भी नहीं सका, क्योंकि उस समय अमेरिका जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की एकलौती सुपर पावर था। दुनिया जाती भी तो जाती कहाँ, कैपिटलिस्ट पावर के पास और कोई सहारा ही नहीं था अमेरिका के अलावा। सोवियत रूस के पास तो वो जा नहीं सकते थे, ठीक है ना। इसीलिए अमेरिका को किसी की सुननी भी नहीं थी। इसीलिए अमेरिका को ना कहना सीधा राजनीतिक और आर्थिक सजा को बुलावा देना था। पर इसका एक बहुत ही बड़ा और गहरा असर पड़ा। जब आप कह रहे हैं कि आप किसी को गोल्ड नहीं देंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी करेंसी अब गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं है, यानी कि गोल्ड से जुड़ी हुई करेंसी नहीं है। यानी कि 1971 के आसपास डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड से रिश्ता टूट गया और इसी साल ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन में यह तय कर दिया गया कि डॉलर अब गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं है। तो 1971 में जब डॉलर ने गोल्ड छोड़ दिया तो डॉलर बन गया भाई साहब फिएट करेंसी। फिएट यानी एक ऐसी मुद्रा जो किसी असली संपत्ति से जुड़ी नहीं होती है, जो सिर्फ सरकार की अथॉरिटी पे चलती है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत पे कहा था। आपको समझना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बीते 26 साल हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन 26 सालों में यूरोप के लगभग हर देश को अपना गोल्ड गिरवी रखकर डॉलर लेना पड़ा था और यही डॉलर जो है वो उनकी रिजर्व करेंसी बन गया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के लगभग हर देश की रिजर्व करेंसी अब गोल्ड नहीं बल्कि डॉलर हो गया था। तो डॉलर लोग चाहते या ना चाहते दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया था। पर बात यही खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने एक और बहुत स्मार्ट चाल चली। 1971 के बाद अमेरिका कैसे भी करके सऊदी अरेबिया को इस बात के लिए मना लेता है कि जब भी तुम हमको ऑयल बेचोगे तो हम तुमको गोल्ड नहीं देंगे बल्कि डॉलर देंगे और तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। बात अगर यहीं रुक जाती तो भी बहुत थी, पर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों पर यह भी दबाव डाला कि वो हमसे ही नहीं दुनिया में किसी और से भी ऑयल लेंगे तो उनको मजबूर करें कि वो डॉलर में ही ऑयल देंगे। यानी कि आप सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की ऑयल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी।
पूरी दुनिया डॉलर कमाएगी, डॉलर बचाएगी और डॉलर में ही डील करेगी। गोल्ड तो गया और डॉलर आ गया। एक प्रकार से कहा जाए तो डॉलर ही नया गोल्ड बन चुका था। और यहाँ पे इन सब चीज़ों का ये अंत नहीं था, ये एक शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ। देखिए, सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ खुद बल्कि ओपेक के दूसरे देशों को भी मना लिया कि वो अपना तेल जो है वो गोल्ड के बदले डॉलर में बेचेंगे। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ मेरे दोस्त कि अगर अमेरिका को सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना है, बस नोट छापो और टैंक भरवा लो। पर अगर इंडिया को वही तेल चाहिए तो इंडिया को पहले डॉलर देना होगा, और डॉलर इंडिया खुद तो छाप सकता नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए। इंडिया को डॉलर कहाँ से मिलेगा? या तो इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जिसके बदले में डॉलर मिले, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना पड़ेगा ताकि उस फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर का उपयोग भारत तेल खरीदने के लिए कर सके। अब अमेरिका को देखिए, उसे कुछ भी नहीं करना था। ना एक्सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की ज़रूरत थी। बस बैठने का, नोट छापने का, टैंक भराने का। वो सिर्फ ऑयल खरीदने के लिए नहीं, दुनिया का हर सामान खरीदने के लिए इस छापी हुई करेंसी का उपयोग कर सकता था। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, और अगर आया है तो बिल्कुल सही है, कि अमेरिका इतना पैसे आखिर छाप कैसे सकता है? सीधी सी बात है, क्योंकि अमेरिका अब गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं है। उसकी करेंसी एक फिएट करेंसी है जिसका कोई फिजिकल बैकअप तो होता नहीं, सिर्फ सरकार की गारंटी है। पर आपको ये खेल समझना होगा। देखिए, अगर कोई और देश जैसे कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा छाप दे तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और फिर क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। जितना ज़्यादा नोट छापोगे उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, और इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? लगभग जीरो। लोग परेशान ही होंगे और कुछ नहीं होगा। पर जब इंडिया ऐसा नहीं कर सकता तो अमेरिका कैसे कर सकता है कि वो नोट छापे जाए? मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। अमेरिका जो पैसा छापता है वो अपने देश में नहीं घूमता, यानी कि अमेरिका के अंदर ही नहीं घूमता, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। भारत कितना भी पैसा छापे वो दुनिया में एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना उसके पैसे को। इसीलिए भारत में ही सप्लाई बढ़ेगी रुपए की, और जब रुपए की सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। पर अमेरिका तो पैसे एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं आपको उदाहरण देकर ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि अमेरिका के पास $100 थे, उन्होंने 15 और छाप लिए। अब उनके पास हो गए $115, लेकिन वो $15 अमेरिका से बाहर भेज दिए गए तेल, सामान या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो अमेरिका के अंदर तो अभी भी $100 ही रह गए। कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं हुई पैसे की, यानी कि कोई इन्फ्लेशनरी इफेक्ट हुआ ही नहीं, कोई महंगाई आई नहीं। पर वो जो 15 नए डॉलर है ना, अब इंडिया जैसे देशों में है, तो इन्फ्लेशन कहाँ होगा? इंडिया जैसे देशों में होगा, जहां ये नया पैसा हंगामा मचाएगा, कुछ खरीदेगा या याशी मोड़ आएगा। बात बहुत सिंपल सी है। इसी तरह महंगाई जो होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है अमेरिका से। इस खेल की ना इक्वेशन बहुत सिंपल सी है। पेट्रो डॉलर सिस्टम प्लस फिएट करेंसी इज इक्वल टू डॉलर एम्पायर। मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती, पर मेरा मानना है कि आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो शायद मेरे बताने में ही थोड़ी बहुत कमी रह गई, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अमेरिका कैसे महंगाई को एक्सपोर्ट करता है। दूसरे देश झेलते हैं, अमेरिका वाले खेलते हैं। अमेरिका में खेल चलता रहता है कि छापे जाओ छापे जाओ, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर चले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो 2 बातें याद रखिए, वापस ज़रूर आइए, क्योंकि हम ऐसे ही बातें आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और जाते जाते लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से सच्चाई फैलती है और झूठ का जाल टूटता है। याद रखिए, नॉलेज ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे चुरा नहीं सकता। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।